तो व्यूअर्स, जैसे आपने तीन वीडियोस आपने देखी हैं राम और मनीष जी के साथ, जिसमें इनकी जो VW पोलो है ट्यून्ड और मॉडिफाइड, जो कि जिसको बहुत पसंद किया आप लोगों ने, और तीसरी ड्राइव रिव्यू आपने देखा। और जैसे मैंने प्रॉमिस किया था कि जो भी आपसे क्वेश्चंस लिए गए थे कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से, तो विल ट्राई टू आंसर एटलीस्ट 8-9। दोनों आई से दिग्गज मनीष जी और राम मेरे साथ हैं। इनको हाथों का एक्सपीरियंस है, मैं बोल सकता हूँ कि द वन हु नॉट ओनली रीड्स, ही हैज़ इम्प्लीमेंटेड थिंग्स ऑल्सो प्रोफेशनली, जिसको मैं बोल सकता हूँ कि एक्सपीरियंस है। और मनीष जी को किसी भी तरीके की इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। आपने इनकी सीरीज़ जो है, वीडियो सीरीज़, वो बहुत पसंद की है। ही इज़ एपिटॉम ऑफ नॉलेज। तो जस्ट इमेजिन कि हाउ गुड इट विल बी। तो आई एम श्योर कि ये सेशन जो है बहुत ही इंसाइटफुल होने वाला है। आई विश कि मैं ज़्यादा क्वेश्चंस ले सकता, बट इट्स वेरी लेट राइट नाउ, एंड आई एम श्योर कि जो आपके क्वेश्चंस आए हुए हैं, जितने भी पेंडिंग रह जाएंगे राम, विल टेक इट फॉर द नेक्स्ट टाइम, राइट? तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, आई विल जस्ट ब्रिंग आउट माई फ़ोन। आई एम सॉरी, आई हैव नॉट मेड अ नोट फॉर दोज क्वेश्चंस, बट मैंने स्क्रीनशॉट्स लिए हुए हैं उन क्वेश्चंस के। तो राम, सबसे पहले तो मेरा खुद का ही क्वेश्चन है। एक एज अ लेमैन, मैं ट्यूनिंग के बारे में मेरी नॉलेज जो है वो थोड़ी लिमिटेड है। स्टेज 1 बोलते हैं, स्टेज 2, स्टेज 3, ये स्टेजेस क्या चीज़ है? सी सिंपल टर्म्स में स्टेजेस होते हैं कि फॉर एग्जांपल इफ़ एक इंजन में 100 bhp आ रहा है फैक्ट्री से, VW 100 bhp दे रहा है, स्टेज 1 पे विदाउट एनी हार्डवेयर चेंजेस, ओनली विद ए आफ्टर मार्केट एयर फिल्टर, हम उसे लेके जा सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द इंजन, इफ़ इट्स नेचुरली एस्पिरेटेड और टर्बोचार्ज्ड। हम उसकी पावर आउटपुट लाइक 105 to 125 bhp तक लेके जा सकते हैं। रीमैप्स पे भी डिपेंड करता है, उसकी क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है, ट्यूनर पे भी डिपेंड करता है, ट्यूनर को कितना एक्सपीरियंस है स्पेसिफिक इंजन के साथ। तो स्टेजेस की क्लासिफिकेशन मुझे अभी भी समझ नहीं आई। मैं वही बता रहा हूँ, स्टेज 1 बहुत ही बेसिक चीज़ होती है, मतलब कि ओनली सॉफ्टवेयर, यस, ओनली सॉफ्टवेयर थिंग। स्टेज 1 में हार्डवेयर चेंजेस नहीं रहते, तो सॉफ्टवेयर थिंग होती है। एक लेमैन में अगर बताएं को, इट्स जस्ट प्लेइंग विद द सॉफ्टवेयर मैप, तो उसी से जितना उसका पोटेंशियल है उसकी पावर निकाली जाती है। तो स्टेज 2+3 ये सभी फिर हार्डवेयर चेंजेस भी करनी पड़ती हैं उसके पैरामीटर्स को आगे पुश करने के लिए, क्योंकि हम स्टॉक सेटअप के साथ में उसको पुश नहीं कर सकते। तो आई गॉट द आंसर बेसिकली कि स्टेज 1 में हम थोड़ा सा सॉफ्टवेयर के साथ कर सकते हैं बिना हार्डवेयर को चेंज किए, और स्टेज 2, स्टेज 3 उसके बाद फिर स्टेज 1 और स्टेज सिंपल डेफिनेशन नहीं करें। स्टेज 1 इज मॉडिफिकेशंस, रीमैपिंग ओनली विद द सॉफ्टवेयर। स्टेज 2 इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। दिस इज अ परफेक्ट डेफिनेशन। मैं अगला क्वेश्चन बड़ा बेसिक सा है राकेश जी का। मैं चाहता हूँ इसको क्रिस्प, कुछ क्वेश्चन मैं चाहता हूँ कि जब मैं बोलूँ कि क्रिस्प, तो इसको क्रिस्प रखेंगे। जिनमें आपको लगे कि ज़्यादा बताना है तो यू आर मोस्ट वेलकम। क्वेश्चन राकेश जी का बड़ा सिंपल है कि जो टॉप स्पीड होती है गाड़ी की, जब हम इनको ट्यून करते हैं, आप मान के चलिए कि स्टेज 2 ट्यून कर दिया, तो ऑब्वियसली एक्सेलरेशन तो अच्छा हो गया, तो टॉप स्पीड भी बढ़ जाती है उससे? बिल्कुल बढ़ती है टॉप स्पीड, क्योंकि हम उसमें बहुत सारे पैरामीटर्स चेंज करते हैं। इग्निशन टाइमिंग, इनटेक एंड एग्जॉस्ट की, उसके बाद फ्यूल डिलीवरी, रेल प्रेशर, एयर इनटेक का प्रेशर, जैसे हमने एयर फिल्टर चेंज कर दिया, एग्जॉस्ट रिमूव कर दी, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट इफ़ इट इज़ नेचुरली एस्पिरेटेड और टर्बोचार्ज्ड, हमारा फ्लो बढ़ गया, हमारा नोट भी बढ़ेगा। स्टॉक हमेशा नोटिस करना, स्टेज 1 पे गाड़ी का नोट बढ़ेगा, चेंज होगा, बढ़ेगा या कम होगा, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। एंड स्टेज 1 पे ज़्यादातर एवरेज बढ़ती है गाड़ी की, परफॉर्मेंस बढ़ती है, एंड बेस्ट पोटेंशियल मुझे जो लगता है पर्सनली स्टेज 1 पे देती है गाड़ी। अगला क्वेश्चन मेरा मुनीष जी आपके लिए है। थैंक्स फॉर कीपिंग इट क्रिस्प। मुनीष जी, अहमद जी का क्वेश्चन है कि ट्यूनिंग के साथ माइलेज पे और इंजन की लाइफ पे असर पड़ता है? पहले मैं माइलेज पे बात करूँगा। माइलेज ऐसा होता है कि स्टेज 1 में तो इम्प्रूव होती है, क्योंकि जब रीमैपिंग का एक्चुअली इट्स लाइक प्लेइंग विद द फ्यूल डिलीवरी एंड द एयर मिक्सचर, फ्यूल एंड एयर मिक्सचर। तो हमें एयर रिच रखना है कि फ्यूल रिच करना है? राम जी, मैं ठीक कह रहा हूँ? बिल्कुल ठीक। इट्स अ मैटर ऑफ एयर रिच और फ्यूल रिच। सो फ्यूल रिच अगर करते हैं या एयर रिच करते हैं, उसके टर्बोचार्जर के बूस्ट को बढ़ाया जाता है। सो क्या होता है कि उतना ही कम एक्सीलेटर पर कम, अगर एयर रिच होगा, बूस्ट प्रेशर ज़्यादा होगा, तो कम फ्यूल में ही उतनी पावर जनरेट होगी और इंजन विल डू द सिमिलर वर्क विद द लेस एनर्जी रिक्वायर्ड। सो ऑब्वियसली माइलेज इंक्रीज। सो सेकेंड थिंग जो आपने लाइफ की बात की है, हेयर डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ इंजन एंड मैन्युफैक्चरर। इफ़ द इंजन लाइनअप इज़ गुड, लाइक अगर हम जर्मन्स की बात करें तो जिनका पोटेंशियल, जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बताया था कि
एशियन इंडियन मार्केट में ये अपना 38 to 41% ऑफ द टोटल पोटेंशियल में पावर लेके जाते हैं। तो अगर हम इसको 50-60 मीन्स एक 1.0 TSI अगर स्टॉक 115 निकाल रहा है, तो अगर हम इसको 135-140 भी लेके जाते हैं तो इट्स जो हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि 1.0 TSI अराउंड 270 bhp विद सुपर चार्जर निकाल रहा है, तो इट्स अ वेरी सेफ बेट। तो इंजन की लाइफ पर असर नहीं पड़ता अनटिल और अनलेस अगर मैप अच्छा है, ट्यूनर ने अच्छा काम किया है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि नोविस एक ट्यूनर और एक इनिशियल लेवल पर अगर इसके साथ एक्सपेरिमेंटिंग नहीं आप कर सकते, यू कांट अफोर्ड इट। अगर मैप गलत चढ़ा या कुछ ज़्यादा ही टेम्परिंग की तो इट कैन बी कैटास्ट्रॉफिक। बाकी राम जी आप थोड़ा सा बताइए। देखिए मैं इसमें ऐड करूँगा, मैं पिन पॉइंट नहीं करूँगा किसी को भी, इंडिया में बहुत से ऐसे ट्यूनर हैं सुंदरजीत जी, खाड़ियाँ खराब होती हैं बहुत ज़्यादा, जो मैप्स को कॉपी एंड पेस्ट कर रहे हैं, इंटरनेशनल मैप्स को। ऑनेस्टली स्पीकिंग इस पे मैं अभी और एक पॉइंट बोलूँगा, कॉपी एंड पेस्ट करते हैं, उसमें अपनी चेंजेस करते हैं। बहुत से इंस्टाग्राम पे ऐसे पेजेस हैं जिसमें दिखता है हमें पॉप्स एंड बैंक्स मार रही है गाड़ी। देखिए स्टॉक जो टर्बो, इतनी छोटी गाड़ियों में जो इतने छोटे, मेरी गाड़ी ले लो आप, 1.2 फ्लेम्स मारती है, 4-4 फुट लंबी भी फ्लेम मारती है, हम लोगों ने देखा है। बट वो कॉन्टीन्यूसली 1-2 मिनट के लिए नहीं मारती। हम लोग सोच भी नहीं सकते वो टर्बो उस चीज़ के लिए नहीं बना। कितना टेम्परेचर, कितना हाई आरपीएम पे टर्बो जाता है हम नहीं सोच सकते। सेकंड चीज़, जो बड़े ट्यूनर्स हैं, दो नाम ही लूँगा, रेवो एंड एपीआर, ये ECU की कैलिब्रेशंस को अपने मैप के बाद लॉक कर देते हैं। आप इनका मैप रीड नहीं कर सकते, रीड इन द सेंस कि उसका कोड डेटा नहीं निकाल सकते, एंड उसके ऊपर आप ओवरराइट नहीं कर सकते। आई हैव एग्जांपल्स जिसमें गाड़ियाँ बंद हो गई हैं। एंड सेकेंडली वो इतना सेफ प्ले करते हैं, उनके अपने रीमैपिंग के टूल्स हैं। हम ये नहीं कि कॉमन यूनिवर्सल टूल्स नहीं यूज़ करते, अपने रीमैपिंग के टूल्स हैं। एक्सपेंसिव है बट द क्वालिटी दे गिव, क्यों उनको कोई मैच नहीं कर पाया? क्योंकि उनकी R&D है। तीसरी चीज़, इंडिया में ट्यूनर्स बहुत अच्छे भी हैं। वाई डिड आई चूज़ कोड 6? इंडियन ट्यूनर है, इंडियन एनवायरमेंटल कंडीशंस के हिसाब से। हमें पता है मुनीश जी एंड सुंदरदीप जी, पंजाब में 45 डिग्रीज भी टच करता है। हम सोच सकते हैं इक्वेटर पे एंड साउथ इंडिया में कितना ज़्यादा जाता हो, ऑलमोस्ट 50। स्टिल गाड़ियाँ पावर दे रही हैं। कितने ऐसे ट्यूनर्स हैं जो पावर दे रहे हैं, इंजन पे पूरा लोड भी डाल रहे हैं, बाकी के एस्पेक्ट्स को देखते ही नहीं है। एक ना मैं चीज़ ऐड करना चाहूँगा, जो राम जी ने पहले बात बताई ना कि कॉपी पेस्ट वाली मैप है। सपोज 1.0 TSI इंजन है, रीवो इंजन है ना, सो सेम इंजन अगर यूरोस्पेक में या बाहर वाली किसी और मार्केट में आ रहा है तो उसके इंटरनल कंपोनेंट्स, एक मैं छोटा एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए ऑयल पंप हो गया, तो डैट विल बी डिफरेंट। और जब चीज़ इंडिया में लोकलाइज होती है, इंडिया में असेंबल होती है, तो सप्लायर्स उठाए जाते हैं वहाँ से। अब इंजन का ब्लॉक वही है, इंटरनल्स वही हैं, बट छोटे छोटे कंपोनेंट, ऑयल पंप हो गया, कुछ हो गया, वो तो वो नहीं है। वो तो लोकलाइजेशन के जो 95% लोकलाइजेशन फोक्सवैगन ने अब अचीव की है, तो वो तो नहीं है। अब हम उस सेम मैप को, जो राम जी ने बताई बात कि कॉपी पेस्ट कर देते, हम कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो इंटरनल सेम। सो उनका कहने का पॉइंट ये था, तो इसको मैंने एलैबोरेट किया। तो इट्स नॉट अ कॉपी एंड पेस्ट थिंग, यू कांट जस्ट गूगल इट। कोई ऐसा कोड नहीं है कि हमने कोई सॉफ्टवेयर एग्जीक्यूट करना, कोई फाइल एग्जीक्यूट करनी है, कॉपी पेस्ट कर दिया। तो जो अच्छे ट्यूनर्स हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे कोड 6 का बताया, वो बताया, सो दे आर स्पेसिफिकली फॉर इंडियन मार्केट और इंडियन जो इंजन्स हैं, सो दैट्स वाई दे आर प्लेइंग वेरी सेफ। ओके, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे तुरंत आना चाहता हूँ। सोनल जी की तरफ से ये क्वेश्चन पूछा गया है, आप दोनों में से कोई भी जवाब दे सकता है इसका। वारंटी अवॉइड होती है, ये क्वेश्चन है बेसिकली इनका। मेरा साथ में क्वेश्चन ये है कि अगर स्टेज 1 की ट्यूनिंग है तो उनको कैसे पता चल जाता है, तो इस पर प्लीज़ थोड़ा सा बताएं। बिकॉज ये बड़ा कंसर्न है कि एक आम अगर कोई राइडर है, ड्राइवर है, तो वो वारंटी अगर 6 साल की उसने ले रखी है, 4 साल की उसको स्टैंडर्ड मिल रही है गाड़ी में, या 3 साल की, तो ये तो बहुत बड़ी एक कीमत मैं बोल सकता हूँ कि अगर एक हल्की सी ट्यूनिंग के कारण आपकी वारंटी चली जाए, तो व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? देखिए सबसे सिंपल सी चीज़ है, जो भी मैन्युफैक्चरर है वो इस चीज़ को, कोई भी मैन्युफैक्चरर, कोई भी ब्रांड इस चीज़ को एनवी करेगा। रीज़न बीइंग इज़ कि ऑब्वियसली उन्होंने वो चीज़ उसके लिए नहीं बनाई है। कल को कोई प्रॉब्लम आती है, कोई भी ब्रांड नहीं कवर करना चाहेगा। वारंटी वॉइड होनी ही होनी है, बट डिपेंड करता है अगर आप अच्छा ट्यूनर चूज़ कर रहे हो। मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, कोई भी अच्छा ट्यूनर चूज़ करोगे कभी, ट्रस्ट में सुंदरदीप जी, 35 भी छोड़ो, मैं वैल्यूज ही छोड़ देता हूँ। 54,000 पे मैंने स्टेज 2 कराई थी, सीधा स्टेज 1 तो मैं गया ही नहीं था, डाउन पाइप डाल के सीधा स्टेज 2 90,000 चल गई है। सुंदरदीप जी ने आप देखी है, कोई आपको लगा इंजन में फॉल्ट? इंजन का आज तक कोई काम नहीं हुआ, गियर बॉक्स का आज तक कोई काम नहीं हुआ। दोस्तों ऐसा होता है कि ये क्वेश्चन है ना काफ़ी कॉमन है वारंटी का। तो
कोई भी ट्यूनर ये नहीं क्लेम कर सकता, या हम भी यहाँ पर बैठकर ये नहीं बोल सकते आपको डायरेक्टली कि वारंटी वाइड होगी या नहीं होगी। अगर कोई ये बोलता है कि नहीं होगी तो वो भी गलत बात है, क्योंकि अब ऑब्वियसली जिसने गाड़ी बनाई है, जो इनका हम अक्सर बात करते हैं कि जिनका ओडिस जो इनका टूल है बहुत पावरफुल टूल है, वो इतना डायनेमिक है, तो जिसने गाड़ी बनाई है दे आर वेरी स्मार्ट एंड दे नो व्हाट इज़ हैपनिंग इन द मार्केट। सो वो भी विद टाइम आइट्रेशंस अपने सॉफ्टवेयर अपडेट्स लाते रहते हैं, जैसे ओडिस का भी नया वर्जन है, तो उनको ये चीट कोड्स या बिहाइंड द अगर कुछ टेम्परिंग है मैप के साथ, तो जब जैसे ही हम गाड़ी नॉर्मल सर्विसिंग के लिए वर्कशॉप में लेके जाते हैं और वो हमारे वो लगाते हैं OBD टूल लगाते हैं, जैसे ही गाड़ी स्कैन होती है तो देयर इज़ ए हाई चांस 95% प्रोबेबिलिटी कि दे विल केम टू नो, वहाँ पर रिमार्क भी आता है या उनको कुछ ना कुछ फाइल का वर्जन डिफरेंट समथिंग कुछ भी जब वो पैरामीटर रीड करते हैं, जहाँ अब मान के चलिए नहीं भी पकड़ा गया, बट जब कल को अगर कोई इंजन में इशू आया, जब वारंटी का क्लेम जाएगा उससे पहले गाड़ी का एक लॉग होता है जो ऑनलाइन भेजा जाता है, वो एक कॉपी जाती है आपके प्लांट में जो टेक्निकल हेड बैठी रहती है। अगर कॉम्प्लेक्स ज़्यादा इशू कॉम्प्लेक्स हो गया तो वो जर्मनी में जाती है। तो वो आप मैंने ये चीज़ लाइव देखी है, वो टीम वीवर में घुसकर रिमोट एक्सेस लेकर, उनके वैसे तो टूल में ही होता है कि वहीं से एग्जीक्यूट करते हैं। सो इट्स अ वेरी पावरफुल थिंग। तो दे आर वेरी स्मार्ट, वी कांट ओवरराइड देम। सो उनको उस लेवल पर जब कोई वारंटी अनफॉर्चुनेटली वारंटी क्लेम आएगा और TPI के हिसाब से लॉग बन के जाएगा, वहाँ पर उसमें आएगा कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, तो उसी टाइम पर चाहे ट्रांसमिशन की हुई चाहे कुछ भी हुई तो वारंटी मुझे नहीं लगता कि क्लेम मिलेगा उसमें। सो व्यूअर्स गाइस, दिस इज प्योरली सब्जेक्टिव थिंग। You have to be very much like informative, you should be very much informed, so you have to very much prepared। अगर आपको रीमैपिंग के लिए जाना है, it's your own risk। if you are okay, if you are cool with the voiding the warranty, if you literally don't care then go for it। otherwise if you are little bit conservative, if you are little bit about more about, I'm not saying it will hurt the reliability, but the thing is it's a machinery, it can fail anytime। No, there is no such damn good machinery which just go for the ages, so there is a high chance it can go today or day after tomorrow। so you have to be prepared, and it's solely a subjective your decision whether you want to play for the this gamble or not। so neither we advise, neither we say no। so I think this is the इसी पे conservative मैं एक approach। पॉइंट और ऐड करूँगा। आई नो लॉग में सारा कुछ आता है, जैसे मुनीश जी ने एक्सप्लेन किया है। अगर हम वापस आए हैं ट्यूनिंग के ऊपर, दो तरह की ट्यूनिंग्स होती हैं। चलो मैं ये भी टॉपिक कवर कर ही दूँ, 5 मिनट लगेंगे। बेंच फ्लैश एंड OBD फ्लैश। ज़्यादातर गाड़ियाँ आज के डेट में भी बेंच फ्लैश ही की जाती हैं। कीप इन माइंड, ज़रूरी नहीं है सबका ECU खोलना है, बट ज़रूरी होता है कि गाड़ी से ECU निकालना पड़ता है। गाड़ी से ECU निकालने का मतलब ये नहीं है कि गाड़ी में कुछ ख़राबी होगी या कुछ होगा। वो ECU को डायरेक्ट पावर देते हैं अपने टूल के थ्रू, एंड उसके थ्रू एक्सेस करके उसके चिप को उसके पैरामीटर्स रीड करके उसे मॉडिफाई कर देते हैं जी। ज़्यादातर ट्यूनर्स, बड़ी ट्यूनिंग कंपनीज़, E-ट्यूनर्स भी हो गया, ग्रीस की कंपनी है, बहुत अच्छे मैप्स हैं, आई हैव ड्रिवन दोस कार्स, यही करते हैं कि जो गाड़ियाँ OBD फ्लैश नहीं हो सकती उनको नहीं करते। बट बेंच फ्लैश में ये होता है ज़्यादातर कि जब हम फ्लैश करते हैं तो कार को नहीं पता होता, हम यूजुअली बैटरी डिस्कनेक्ट कर देते हैं ECU रिमूव करने के लिए। उसको नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ। एग्जैक्टली। BCM, कैन गेटवे, ECU, बैक ग्रुप की बात कर रहा हूँ, ECU सॉरी ABS, एयर बैग कंट्रोल यूनिट, इनको नहीं पता होता ECU रिमूव हुआ है, पैरामीटर्स चेंज हुए हैं। कई बारी ओडिस में भी ये चीज़ नहीं आती कि ECU रीमैप्ड है। सो अगेन वही बात आ गई, इट्स अ वेरी कंट्रोवर्शियल थिंग। यस, we can't say yes and we can't say no। Exactly। so even this is something even which we can't just assure you, and even we don't know, we don't even know। कल को मैं भी रीमैप करवाता हूँ, they can catch me tomorrow or they can never catch me or they can caught me yesterday। मेरे पास गाड़ियाँ आनी है, मेरे फ्रेंड की कार है 1 लीटर TSI, उसने अभी रीमैप करवाई है। अभी मैं उस पर देखूंगा, अपनी R&D करूंगा कि वो गाड़ी का ECU क्या बोलता है, उस गाड़ी के बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स क्या बोलते हैं, क्या ट्यूनर के जो डीलर है उनके क्लेम्स सही हैं कि हमारी वारंटी नहीं वॉइड होगी, हमारा लॉग नहीं आएगा। नो डाउट उसके पास 7 साल की वारंटी पड़ी है। नॉर्मल सर्विस में तो नहीं पता चलेगा, नहीं पता चलेगा, क्लेम आएगा, लॉग बनेगा, Yes। उस टाइम पर एक्सेस उनके पास जाता है, पीछे बिल्कुल उस टाइम पर जाता है, तुमको पता बिल्कुल। राम और मुनीश जी, मैं ना कमेंट्स पढ़ रहा था स्क्रीनशॉट्स के अलावा, बड़े ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जिसको मैं कह सकता हूँ कि मैं इग्नोर नहीं कर सकता। एक बड़ा शायद थोड़ा सा लेंथी होगा, बट मेरी पूरी कोशिश है, जैसे नहीं, हम 2 पार्ट्स कर देंगे, डजंट मैटर। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ, क्योंकि एक ना मैं रिपीटेड क्वेश्चन देख रहा हूँ, इसके साथ इंश्योरेंस तो नहीं कहीं हर्ट हो जाती है? अगर आप सपोज कीजिए कोई गाड़ी ट्यून्ड एक्सीडेंटेड हो गई नहीं,
तो व्हाट विल insurance का क्लेम मैं इंश्योरेंस बताता हूँ, गाइस विल से हम, इंश्योरेंस का मैं आपको बताता हूँ क्या होता क्योंकि है। देखिए इंस्पेक्ट तो वो करेंगे पूरा। मैं बताता हूँ उसमें देखिए मैं आपको insurance- एग्जैक्ट क्वेश्चन बता मैं देता आपको- हूँ, हाँ, एक मैं मिनट। आपको इसका जो इनका answer क्वेश्चन है, इनका बिबिन जोश नाम है। विल इट इफेक्ट माई इंश्योरेंस क्लेम इन फ्यूचर इफ आई हैव सम ट्रबल विद द कार, ऑल्सो डज इट इफेक्ट द मैन्युफैक्चरर वारंटी? बताता हूँ। वारंटी का तो हो गया कवर सारा जी। इंश्योरेंस में सुनते जी ये होता है कि व्हाट पहले तो देखना व्हाट इंश्योरेंस इज। इंश्योरेंस इज इट्स रिलेटेड टू द बॉडी पार्ट ओनली, ठीक है। इंश्योरेंस में एक सब्जेक्टिव और फीचर क्लॉज होता है, डेट इज इंजन एंड ट्रांसमिशन गार्ड। मान के चलिए आपकी गाड़ी हाइड्रोस्टैटिक लॉक होती है। क्या होता है ना दोस्तों कि किसी भी मार्केट में, इंडिया में भी वही प्रॉब्लम है, बाहर भी यही प्रॉब्लम है, हर कोई अपनी लायबिलिटी से भागता है, बिल्कुल ठीक है। कल को जब आप इंजन एंड ट्रांसमिशन गार्ड, इंजन एंड ट्रांसमिशन गार्ड मतलब ये होता है कि अगर इन केस ऑफ नेचुरल कैलेमिटी या आई थिंक ड्यूरिंग अ रेनी सीजन अगर वाटर इंक्रीज की वजह से इंजन फेलियर आता है, ठीक है, या ट्रांसमिशन में वाटर इंक्रीज होती है, या इंजन एंड ट्रांसमिशन अगर आपने प्रोटेक्शन ले रखी है जिसमें कि अराउंड एक 50,000 की पॉलिसी में अराउंड 2,000 प्रीमियम होता है, 2-3 तो हज़ार उस टाइम पर क्या होता है ना दोस्तों, क्या होता है कि गाड़ी जब इंस्पेक्ट हो रही होती है तो उस टाइम पर जो मैन्युफैक्चरर है वो अपनी लायबिलिटी से भागेगा, इंश्योरेंस वाला अपनी लायबिलिटी से भागेगा। उस टाइम पर क्या होता है कि टेक्निकल चीज़ों के ऊपर एक टीपीआई बनता है जिसमें कि मैन्युफैक्चरर ये बताएगा कि दिस इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल फैक्टर्स, तो वो लायबिलिटी डाल दी जाएगी इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर, बट उसमें उसको टेक्निकल इनपुट्स देनी पड़ती हैं मैन्युफैक्चरर को वर्कशॉप में। Yes. तो अगर वहाँ पर लॉक बनेगा, क्योंकि तब वारंटी का क्लॉज ट्रांसफ़र होगा इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर, क्योंकि कोई ना कोई तो एंटरटेन करेगा। अब ज़रूरी नहीं है कि वाटर इनग्रेस की वजह से आया तो वो इंश्योरेंस उठाएगा, क्योंकि वो आपस में क्लैश होगा। ज़रूरी नहीं होगा कि वो इंश्योरेंस कंपनी को पे करना, कंपनी को पे करना पड़ेगा। बट अगर अनफॉर्चुनेटली कंपनी मैन्युफैक्चरर के दायरे से बाहर होगी चीज़ और वो लायबिलिटी ट्रांसफ़र होते हैं इंश्योरेंस कंपनी को, तो उनको कंपनी को सारा डेटा देना पड़ेगा। उस टाइम पर अगर ये चीज़ पता चलती है कि इसमें ओरिजिनल कोई मैप नहीं है, कुछ भी है, सो ना तो आपको फिर मैन्युफैक्चरर से कुछ मिलेगा, ना फिर आपको इंश्योरेंस में मिलेगा। सो इंजन एंड ट्रांसमिशन वारंटी में इन केस ऑफ एनी डैमेज, यस इट कैन हर्ट, यस। थैंक यू मनीष जी फॉर आंसरिंग इट इन डिटेल। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मेरे एक बड़े अच्छे मित्र हैं जेठालाल जी, उनका क्वेश्चन है कि एग्रेसिव वर्सेस नॉन एग्रेसिव ट्यून में क्या फ़र्क है। हालांकि इन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं, बट मैं देखिए आपको 2 क्वेश्चंस पूछ लेता हूं, मैं फिर माइक आपको दे दूंगा। एक तो आप ये एग्रेसिव वर्सेस नॉन एग्रेसिव बता दीजिए। फिर एक है, किसी ने पूछा है कि कहीं एयर बैग्स के सेंसर्स पे तो नहीं कोई इफेक्ट पड़ता? कौन से सेंसर? एयर बैग्स के, Airbags, जब आप okay. ट्यूनिंग करवाते हैं, सपोज कीजिए स्टेज 1 स्टेज 2 कोई भी लेवल की ट्यूनिंग, पहले अब 2 ये जवाब मुझे दे दीजिए प्लीज़। चलो 1 बाय 1 आंसर करते हैं। पहला क्वेश्चन था जो एग्रेसिव एग्रेसिव और नॉन एग्रेसिव, सी, ये सोली कस्टमर की चॉइस होती है, मतलब क्या है इसका एग्रेसिव? एग्रेसिव और नॉन एग्रेसिव। वही स्टेज 1 नॉन लेस एग्रेसिव, स्टेज 2 मोर एग्रेसिव, नहीं, स्टेज बट 2 प्लस इवन मोर एग्रेसिव। स्टेज 1 में भी एग्रेसिव एंड नॉन एग्रेसिव हाँ होता वही, है। हाँ वो आप बताइए। एग्रेसिव एंड नॉन एग्रेसिव, जैसे जब हम ड्राइव रिव्यू ले रहे थे गाड़ी का, मैंने एक ग्राफ की बात की थी छोटी सी। बिल्कुल। यस, मैं वर्टूस Talk की एग्जांपल लेता हूँ। वर्टूस 1 लीटर TSI मैनुअल, ठीक है। जिसने चलाई है वो सब रिलेट कर पा रहे होंगे कि बहुत लीनियर मैप है, बूस्ट का नहीं पता चलता। आपने भी दोनों ने चलाई है, पता है। एग्रेसिव मतलब नॉन एग्रेसिव मैप में ये होगा कि वो बूस्ट को देंगे लीनियर से थोड़ा सा बेटर तरीके से, ज़्यादा बूस्ट आएगी, किक इन द सीट फील होगी, सारा कुछ फील होगा, व्हील स्पिन भी करेगी गाड़ी। एग्रेसिव मैप में ये होगा, मैं ड्रॉबैक्स की भी बात करूँगा। एग्रेसिव मैप में ये होगा कि बहुत ज़्यादा व्हील स्पिन करेगी, बहुत ज़्यादा जर्की सी हो जाएगी कार। एग्रेसिव मैप का नुकसान, सबसे पहला नुकसान इंजन माउंट्स, गियर बॉक्स, क्योंकि वो Flywheel. सडन जडर Yes. वो है, वो झेल नहीं पाते, टूट जाते हैं। यस। ECU का काम है, ECU प्रोवाइड करेगा। आपके पास एयर इनटेक में प्रेशर आ रहा है, इनफ प्रेशर आ रहा है, ECU देगा, स्पार्क देगा, इग्निशन टाइमिंग एडवांस करेगा, रिच लीन एंड रिच होती है फ्यूल क्वांटिटी, इग्निशन टाइमिंग भी रिच पे रखेगा, एवरेज कम होगी, ऑब्वियसली कम होगी जब हम पुश करेंगे ऑब्वियसली। नॉर्मल मैप में ये होता है कि हमारी ड्राइवेबिलिटी बढ़ती है सबसे पहले, नो मैटर इफ इट्स NA मोटर और टर्बोचार्ज मोटर, ड्राइवेबिलिटी बढ़ती है। उसमें है कि हमें लो एंड टॉर्क, मिड रेंज